नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके जीके और जीएस वाले सेक्शन से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आपके चोल साम्राज्य का राजा था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विजयालय के द्वारा आपके चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और अगर हम लोग इसके प्रमुख राजाओं की बात करते हैं तो विजयालय हो गए, राजेंद्र प्रथम, सेकंड, थर्ड राजा चोला प्रथम, उसके बाद में आपके आदित्य हैं, गंधरादित्य हैं, परांतका प्रथम और द्वितीय हैं। तो ये सारे हमारे चोल साम्राज्य के राजा थे। राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारी राजधानियां इसकी रही हैं। आपको दो प्रमुख रूप से वह याद रखनी है। एक तो हमारा तिरुवारूर हो गया और दूसरा यहाँ पर है चोलापुरम। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग ब्लैक कार्ड की बात करते हैं खेलों में तो इसका सिंपली मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन या फिर किसी खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करना। यानी कि अगर किसी भी खिलाड़ी का जो व्यवहार है वो एक प्रकार से एग्रेसिव होता है या फिर वायलेंट होता है तो यहाँ पर जो आपके अंपायर या रेफरी होते हैं उनके द्वारा उसे ब्लैक कार्ड के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं। तो बताया भी था उस दिन मैंने आपको कि नए उपाध्यक्ष इसी साल अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है सुमन के बेरी। बाकी नीति आयोग की बात करें तो इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी साहब हैं। और सीईओ की बात करते हैं तो इसी साल परमेश्वरन अय्यर को इसका नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 2016 में ये मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। कौन है ये? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर हैं। 1968 में इनको पद्मश्री मिला था, 2001 में इनको पद्म भूषण दिया गया और वर्ष 2016 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। ग्रुप डी में आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा। तो Na2CO3.10H2O ये आपके वाशिंग सोडा का होता है फार्मूला। इसे हम लोग धोने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करें या फिर खाने वाले सोडा की बात करें तो NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। और अगर हम लोग कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो ये हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 19 के कुल कितने क्लॉज हैं। तो आप सभी को ये पता होगा कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो आपके वाक और अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी से संबंधित है और इसमें आपको टोटल 6 क्लॉज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं 6 क्लॉज? तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, सभा और समूह बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, भारत में निवास की आज़ादी और आजीविका का अधिकार। तो ये सारे क्लॉज आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था? कॉपर था, हार्ड रबर था, एल्यूमिनियम था और आपका था सिल्वर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर हमारा उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से हरित क्रांति से आपका पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य
और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित हुआ था। अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी और हमारे देश में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत 1966-67 के आसपास MS स्वामीनाथन जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसमें आपके गेहूं के उत्पादन पर शुरुआती समय में फोकस किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर सुनंदा नायर ये हमारे कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। तो डॉक्टर सुनंदा नायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके केरल का क्लासिकल डांस है। जयप्रभा मेनन, कलामंडलम, डॉक्टर सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, के क्षमावती, ये सारे हमारे मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। एक प्रश्न कुछ और आया था, अब ये प्रश्न मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंचा टीला क्या होता है। तो ये प्रश्न आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। हालांकि अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें आपके जो नगरों का विभाजन हुआ था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र थे उनको नगर दुर्ग कहा जाता था और जो आपके निचले क्षेत्र का हिस्सा होता था इसे हम लोग निचला नगर के नाम से जानते थे। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था नीचे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आम्र वर्षा क्या होती है। तो अगर हम लोग आम्र वर्षा की बात करते हैं तो ये आपका प्री मानसून सावर है। मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक के जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसून आने के पहले जो वर्षा होती है उसी को हम लोग मैंगो सावर या फिर आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो वर्षा है मुख्य रूप से आपके अप्रैल और मई के आसपास होती है और उन दिनों आपके पेड़ों पर आम की फसल होती है और ये जो वर्षा है वो उन फसलों के पकने के लिए सहायक है। तो इसीलिए हम लोग इसे आम्र वर्षा, अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के नाम से जानते हैं। राज्य भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा केरल में और कर्नाटक में ये आम्र वर्षा आपको देखने को मिलती है। एक प्रश्न और पूछा गया कि जुलाई 2022 में यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया। तो यूपीएससी के अगर हम लोग नए चेयरमैन की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ल ये आपका रिटायर हुए हैं और इन्हीं को यूपीएससी का नया सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। यूपीएससी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक हमारे अध्यक्ष होते हैं जिस पद पर आपको वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी देखने को मिलेंगे और इसके 6 मेंबर होते हैं। तो इन्हीं 6 में से एक मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ल। एक प्रश्न और पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 1878 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा उस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिटन थे और इन्हीं के द्वारा सरकार को मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी कि अगर कोई पेपर सरकार का विरोध कर रहा है तो उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है उसको आप जब्त कर लें। यही आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था। बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रिपील भी कर दिया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो शस्त्र अधिनियम आया था मतलब अंग्रेजों वाला वो भी 1878 में ही पारित किया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया ये भी रिपीट हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। सिंपल सा है 943 है। 2001 वाला भी कल पूछा गया था तो वो 900 आपका 33 है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको केरल में मिलेगा, सबसे कम आपको मिलेगा हरियाणा में। एक प्रश्न और कुछ आया था योग उत्सव से। अब ये जो प्रश्न है वह एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि 7 अप्रैल के अवसर पर जो आपका इंटरनेशनल योगा डे है उस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इस योग उत्सव को मनाए जाने की घोषणा की गई थी और ये आपके लाल किला कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य गेस्ट के रूप में हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी शामिल हुए थे। एक प्रश्न कोई तानसेन से आया था। अब ये एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, बाकी आप सभी को पता ही होगा कि तानसेन सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और जो हमारा ध्रुपद शैली की संगीत है उसको इन्वेंट करने का श्रेय भी तानसेन महोदय को ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से 6 दिसंबर की पहली शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है।
इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं या कुछ प्रश्नों में और संशोधन के सुझाव हैं तो वह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।